लास्ट क्लास में हमने किया था कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आज इससे आगे बढ़ रहे हैं। आज हमें करना है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। साथ साथ नोट कर लो। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आप जानते ही हो, इसका मतलब होता है शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन एक्सेट्रा से जो पैसे आते हैं या जाते हैं। मतलब बिजनेस करने के लिए पैसों का आना जाना, जहाँ से अरेंजमेंट किया जाता है, इसमें शेयर कैपिटल, लोन एक्सेट्रा सारी चीज़ें आती हैं। कैसे बनाया जाएगा ये ध्यान से समझना है बेटा। देखो, अगर हमने शेयर्स इशू किए तो बताओ पैसे आए या गए? इक्विटी शेयर कैपिटल इशू किया तो उससे पैसे आएंगे ना। तो हम इसको प्लस में लिख देंगे। सपोज 1 लाख रुपीज़ आए, कुछ भी फिगर आप एज्यूम कर लो, और ये इंक्लूडिंग प्रीमियम आएगा, यानी कि इंक्लूडिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अच्छा, और अगर हमने इशू किए डिबेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर तो उससे भी पैसे आएंगे। सपोज 2 लाख रुपीज़ का इशू किया तो ये भी प्लस। और अगर हमने डिबेंचर्स इशू कर दिए, सपोज 3 लाख रुपीज़ के, तो यहाँ से भी पैसा आएगा। समझ रहे हो ना? अच्छा, अगर हमने लोन रिसीव कर लिया, लोन टेकन, सपोज 4 लाख रुपीज़ का लोन लिया तो इससे भी पैसे आएंगे। तो ये सारे फाइनेंसिंग के हो गए। अच्छा, इनसे पैसे जा भी सकते हैं क्या? देखो, हमने इक्विटी शेयर्स इशू किए तो इक्विटी शेयर के ऊपर डिविडेंड पे करना पड़ेगा, है ना? तो जो डिविडेंड पे किया वो भी फाइनेंसिंग में ही आएगा, क्योंकि शेयर्स फाइनेंसिंग में है। यानी कि इक्विटी शेयर डिविडेंड पेड। और आप जानते हो ये प्रीवियस ईयर का होता है। सपोज 5,000 रुपीज़ डिविडेंड पे किया। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर पे भी डिविडेंड पे करते हैं हम, तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड पेड। और डिविडेंड ऑलवेज प्रीवियस ईयर का ही होता है। सपोज 6,000 रुपीज़ पे किया। अच्छा, डिबेंचर्स इशू किए थे तो डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो डिबेंचर इंटरेस्ट पे किया हमने तो इससे पैसे गए। सपोज 9,000 रुपीज़ पे किया। और जो लोन लिया था इस लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन पेड। सपोज 10,000 रुपीज़ पे किया। और जो इक्विटी शेयर्स इशू किए थे, कंपनी कई बार इनका ना बाई बैक कर लेती है। बाई बैक का मतलब इक्विटी शेयर्स होल्डर के पैसे वापस कर देती है, जिसे कहा जाता है बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। और इक्विटी शेयर्स का अगर बाई बैक किया जाएगा मतलब इक्विटी शेयर होल्डर के पैसे वापस किए जा रहे हैं, तो पैसे आएंगे या जाएंगे बताओ? पैसे जाएंगे ना। अच्छा, फिर प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए थे तो पैसे आए थे, और अगर प्रेफरेंस शेयर के पैसे वापस करते तो पैसे जाएंगे। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स के पैसे जब वापस किए जाते हैं तो उसे कहा जाता है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। सपोज 50,000 रुपीज़ है, और जो लोन लिया था हमने डिबेंचर्स इशू करके, डिबेंचर होल्डर के भी पैसे वापस होते हैं, उसे भी क्या कहा जाता है? रिडेम्पशन
ऑफ डिबेंचर। सपोज 1 लाख रुपीज के डिबेंचर्स रिडीम कर दिए, फिर लोन लिया था हमने, तो लोन जो लिया था वापस भी तो किया जाएगा, तो पैसे जाएंगे हमारे पास से, यानी उसको बोलते हैं रीपेमेंट ऑफ लोन। सपोज 1 लाख रुपीज। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में यही सारे नाम आते जाते हैं। अच्छा, नेट में कैश में क्या चेंज आया, हमारे पास पैसे आए 1 2 3 लाख, 3 6 lakhs, 4 10 lakhs, और गए कितने, 3 लाख चले गए, तो 7 लाख रुपीज नेट कैश हमारे पास आया है, प्लस हुआ है। इसको हम लिख देंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्लियर है ये, कोई डाउट तो नहीं बेटा इसमें? शुभम, नोट कर लीजिए इसे। ये क्वेश्चन आप मेरे साथ साथ नोट कर लो। सपोज हमें फिगर्स दिए हुए हैं 2021 एंड 2020। 21 करंट ईयर है, 20 प्रीवियस ईयर है, और यहाँ पे हमें दिया हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख रुपीज एंड 7 लाख रुपीज। फिर दिया हुआ है हमें 10% डिबेंचर्स, सपोज 0 एंड 2 लाख रुपीज। देन हमें दिया हुआ है SPR, यानी कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 50,000 रुपीज, 20,000 रुपीज, और बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट सपोज 0 एंड 1 लाख रुपीज, और इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट प्रीवियस ईयर का सपोज 10,000, करंट ईयर का 5,000 रुपीज। और क्या दिया हुआ है, हाँ प्रपोज डिविडेंड दिया हुआ है, प्रपोज डिविडेंड पेड फॉर ईयर 2020 रुपीज 60,000। और वो कह रहा है कि कैलकुलेट करो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब क्वेश्चन लिखना बंद करेंगे, सिर्फ ध्यान ध्यान से समझना है। आप ऊपर हेडिंग लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब इधर देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल लास्ट ईयर 7 lakhs थी, करंट ईयर में 10 lakhs है, तो ना तो 7 lakhs कहीं आएंगे ना तो 10 lakhs कहीं आएंगे। आप ये सोचो कि इक्विटी शेयर हमने इशू कितने किए करंट ईयर में, बता सकते हो बेटा? अगर 7 लाख से 10 लाख हो गए तो करंट ईयर में कितने रुपए के शेयर्स इशू किए होंगे हमने? 3 लाख रुपीज। तो अगर हमने करंट ईयर में 3 लाख रुपीज के शेयर्स इशू किए हैं तो कैश कितना मिलेगा? 3 lakhs।
समझ रहे हो ना? तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख रुपीज। मैंने इनर कॉलम में क्यों लिखा है मैं अभी बताता हूँ। अब यहाँ देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व लास्ट ईयर था 20,000, अभी है 50,000। तो ना तो 20,000 कहीं आना, ना 50,000 कहीं आना। अब बता सकते हो करंट ईयर में हमें प्रीमियम कितना मिला होगा। अगर प्रीमियम हमारा 20 से बढ़कर 50,000 हो गया तो करंट ईयर में कितना प्रीमियम मिला होगा, 30,000 रुपीज, है ना? तो 30,000 रुपीज हमें प्रीमियम मिला है। तो शेयर्स इशू करके कितने पैसे हमारे पास आए होंगे, 3 लाख के शेयर है और 30,000 प्रीमियम, यानी कि हमारे पास आया है 3,30,000 रुपीज। क्लियर? फिर वो कह रहा है 10% डिबेंचर्स। तो वो लास्ट ईयर 10% डिबेंचर्स जीरो थे, इस साल डिबेंचर्स 2 लाख रुपीज हो गए। तो बताओ डिबेंचर्स कम हुए ज्यादा हो गए? ज्यादा हुए हैं। और डिबेंचर कितने रुपए के डिबेंचर ज्यादा हो गए? जीरो से अगर 2 लाख हो गया तो मतलब 2 लाख रुपीज के डिबेंचर्स हमारे बढ़े हैं। और डिबेंचर्स के बढ़ने का मतलब क्या है कि हमने डिबेंचर्स इशू किया है। और डिबेंचर्स अगर हम इशू करेंगे तो पैसे आएंगे या जाएंगे? पैसे तो आएंगे हमारे पास। समझ रहे हो ना? कहाँ के डिबेंचर, ये रहा हो गया। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट लास्ट ईयर 1 लाख रुपीज था, आपको पता है लोन होता है। लास्ट ईयर 1 लाख था, अभी जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने बैंक ओवरड्राफ्ट का रीपेमेंट कर दिया, है ना? कितना रीपेमेंट किया, अगर 1 लाख से कम होकर वो जीरो हो गया तो पूरे 1 लाख रुपीज हमने रीपे कर दिया। तो रीपेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट 1 लाख रुपीज हमने रीपेमेंट कर दिया, तो पैसे आए या गए? पैसे तो गए। फिर कह रहा है कि इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। अब रुको रुको, बहुत ध्यान से समझना है। ये जो इंटरेस्ट पे किया है ना बैंक ओवरड्राफ्ट पे, बहुत ध्यान से समझना। इंटरेस्ट पेड लास्ट ईयर हमने इंटरेस्ट पे किया था 10,000। तो लास्ट ईयर 10,000 हमारे चले गए थे। करंट ईयर में हमने कितना इंटरेस्ट पे किया? करंट में हमने 5,000 रुपीज इंटरेस्ट पे किया है। तो इंटरेस्ट के लिए डिफरेंस नहीं देखना। इंटरेस्ट तो हर साल का इंटरेस्ट हर साल अलग से पे किया जाता है। तो करंट ईयर में हमने इंटरेस्ट पे किया 5,000 रुपीज, तो जितना करंट ईयर में पे किया है यही आएगा। बात समझ में आई? इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट पेड 5,000 रुपीज, ये करंट ईयर का आएगा। करंट ईयर में जितना इंटरेस्ट पे किया है, इसका इस 1000 से कोई मतलब नहीं है, ये यूजलेस दिया हुआ है, यूजलेस कंफ्यूज करने के लिए। हाँ माइनस होगा क्योंकि हमने पे किया है तो पैसे गए हैं। ठीक है। फिर कह रहे हैं कि प्रपोज डिविडेंड पेड फॉर द ईयर 2020, मतलब पिछले साल का डिविडेंड हमने पे किया। और हम जानते हैं बेटा प्रपोज डिविडेंड तो पिछले साल का जो पे किया जाता है वही आता ही है, इसमें वही आता है। प्रपोज डिविडेंड पेड, कितना पेड कर दिया हमने? 60,000 रुपीज। तो 60,000 रुपीज हमारे पास से चले गए। बस, और तो कुछ है नहीं क्वेश्चन में। अब देख लो कितना बचा। ये आ गया 4,30,000, 4,30, 3,70, 365 प्लस में आ रहा है। इसको हम लिख देंगे नेट, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसे। नोट हो गया बेटा? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल कर रहे हैं, आप मेरे साथ साथ नोट कर लो। हमें गिवन है इक्विटी शेयर कैपिटल से 6 लाख रुपीज एंड 4 लाख रुपीज।
एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और ये है सपोज 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 5 लाख रुपीज एंड 3 लाख रुपीज। फिर है 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 7 लाख रुपीज एंड 6 लाख रुपीज। और हमें दिया हुआ है 9% डिबेंचर्स, 5 लाख रुपीज एंड 3 लाख रुपीज, एंड 10% डिबेंचर्स, 7 लाख रुपीज एंड 6 लाख रुपीज। बहुत ध्यान से समझना, थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, साथ साथ नोट करते जाओ अभी तो। फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है कुछ। फर्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन, ड्यूरिंग द ईयर बोनस शेयर्स were issued ₹2 लाख। बोनस शेयर्स इशू किए थे। बोनस शेयर्स क्या होता है अभी मैं बताता हूँ, आप पहले क्वेश्चन नोट कर लो। सेकेंड, 10% प्रेफरेंस शेयर्स were issued in the beginning of current year, beginning of current year। थर्ड एडजस्टमेंट है 12% प्रेफरेंस शेयर्स वर, एक मिनट, इसको ये 7 है ना, इसको 4 लाख कर देता हूँ मैं, 7 की जगह 4 कर दिया। 12% प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम in the beginning of current year। फोर्थ एडजस्टमेंट है 9% डिबेंचर्स were issued at the end of करंट ईयर। और फिफ्थ एडजस्टमेंट है 10% डिबेंचर्स वर, एक मिनट, इसको मैं 4 लाख कर देता हूँ, वर रिडीम एट द एंड ऑफ करंट ईयर। और वो कह रहा है कि कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये हमें कैलकुलेट करना है। आप इतना क्वेश्चन नोट कर लो, फिर इसको समझते हैं। चलिए बेटा इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ध्यान से समझना। कैलकुलेशन ऑफ, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है।
कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बहुत ध्यान देने से समझना है और अभी लिखना बंद करो, सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ उसको समझो, ध्यान से सुनो बेटा। बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बहुत डिफिकल्ट भी है। तो वो कह रहा है कि इक्विटी शेयर कैपिटल लास्ट ईयर 4 लाख रुपीज के थे, अभी 6 लाख रुपीज के हो गए। यानी कि हमने कितने रुपए के शेयर्स इशू करे? 2 लाख रुपीज के शेयर्स इशू हुए हैं। लेकिन ये देखो इक्विटी शेयर्स के बारे में कोई एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कुछ? अगर ड्यूरिंग द ईयर बोनस शेयर्स इशू किए गए थे 2 लाख रुपीज के। बोनस शेयर्स का मतलब समझते हो बेटा? कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को है ना कुछ शेयर्स फ्री में दे देती है, पैसे नहीं लेती है उनसे। पता है क्यों? क्योंकि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के ओनर होते हैं। अब कंपनी को अगर प्रॉफिट हुआ तो कंपनी ओनर को एज गिफ्ट फ्री में शेयर्स दे देती है, जिसे कहते हैं बोनस शेयर्स। पैसे नहीं लिए जाते इसके। तो 2 लाख रुपीज के शेयर्स इशू किए, बोनस शेयर्स मतलब फ्री में, कोई पैसे नहीं लिए। तो देखो 4 लाख के शेयर्स स्टार्टिंग में था, 2 लाख के बोनस शेयर्स इशू किए हैं, एंड में कितने हो गए आके 6 लाख। इसका मतलब मुझे बताओ जो 2 लाख के शेयर्स यहाँ पे इशू नजर आ रहे हैं वो कौन से हैं बेटा? वो तो बोनस शेयर्स है। और बोनस शेयर्स के लिए कभी भी कैश रिसीव नहीं होता, वो फ्री में दिए जाते हैं। क्लियर? तो पहली चीज ये 2 लाख रुपए इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं आएगा। अच्छा दूसरा पॉइंट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देखो 3 लाख से बढ़कर 5 लाख रुपीज हो गया, यानी कि 2 लाख रुपीज के प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं। तो ये तो पैसा आएगा हमारे पास, इशू ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितने रुपए के शेयर्स इशू किए? 3 लाख से 5 लाख के हो गए, तो 2 लाख रुपीज के प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए गए हैं, तो पैसे आ गए। ठीक है ना? अच्छा एक चीज और है, इस 10% प्रेफरेंस शेयर के बारे में कुछ एडजस्टमेंट में बोल रहा है, बता रहा है क्वेश्चन में। हाँ बता तो रहा है। वो कह रहा है कि 10% प्रेफरेंस शेयर्स वर इशूड इन द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर। यानी कि जो 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स हमने इशू किए हैं ना, ये करंट ईयर के बिगिनिंग में इशू कर दिए, बिगिनिंग में। पता है क्या मतलब हुआ इसका? देखो मैं दिखाता हूँ आपको। सपोज मैंने बनाया ये पता है क्या? ये करंट ईयर है बेटा, करंट ईयर। अच्छा करंट ईयर स्टार्ट कब से हुआ? 1 अप्रैल 20 से, और एंड हो जाएगा 31 मार्च 21 को। ठीक है? पहले कितने थे प्रेफरेंस शेयर्स? ये मैं बात कर रहा हूँ 10% प्रेफरेंस शेयर की। बिगिनिंग में कितने थे? 3 लाख रुपीज के, और एंड में कितने हो गए? 5 लाख रुपीज के। तो ये तो पता लग रहा है हमें कि 2 लाख रुपीज के शेयर्स करंट ईयर में इशू किए हैं। बहुत ध्यान से समझना है। ईयर बिगिनिंग में 10% प्रेफरेंस शेयर्स 3 लाख रुपीज के थे, एंड में हो गए 5 लाख के। मतलब ये तो क्लियर है कि 2 लाख के हमने इशू किए हैं। लेकिन 2 लाख के शेयर्स इशू कब किए गए हैं? क्वेश्चन में पढ़ के बताओ। वो कह रहा है कि बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर। देखिए 2 लाख के शेयर्स हमने करंट ईयर के बिगिनिंग में ही इशू कर दी, मतलब इसी डेट को इशू करते हैं 2 लाख रुपीज के न्यू शेयर्स। ये ओल्ड शेयर्स थे हमारे, और ये हमने न्यू शेयर्स इशू कर दिए। टाइम बीतता चला गया, बीतता चला गया, बीतता चला गया। अब मुझे बताओ जो डिविडेंड देंगे 5 लाख के हो गए एंड में, 10% डिविडेंड देना है हमें। किस पे देंगे? 3 लाख पे दें या 2 लाख वालों को भी देना चाहिए? अरे सोचो ना बेटा, 2 लाख के शेयर्स साल के शुरू में ही इशू हो गए, शुरू में ही, तो क्या इनको डिविडेंड ना दे पूरे साल का? इनको भी मिलेगा ना। क्लियर ना? लेकिन 3 लाख और 2 लाख यानी कि 5 लाख पे डिविडेंड दे देंगे, तो हम बोल देंगे डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर। लेकिन पता है, रुक जाओ, रुक जाओ। आप याद करो मैंने आपको क्या बताया था, जो डिविडेंड दिया जाता है करंट ईयर का डिविडेंड दिया जाता है या पिछले साल का दिया जाता है? बताओ।
वैसे तो हमें 5 लाख पे ही देना है डिविडेंड, लेकिन आप मुझे बताओ, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 क्या कहता है, डिविडेंड जो हमें देना है प्रपोज डिविडेंड, वो करंट ईयर का डिविडेंड देंगे या पिछले साल का देंगे? डिविडेंड तो बेटा हमेशा और हमेशा प्रीवियस ईयर का ही दिया जाता है। प्रीवियस ईयर का, बेशक करंट ईयर का डिविडेंड 5 लाख पे देना चाहिए हमें। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि जो प्रपोज डिविडेंड है ना, प्रपोज डिविडेंड, वो करंट ईयर का तो हो जाएगा 5 लाख का 10%। 10% क्यों? क्योंकि 10% हमें दिया हुआ क्वेश्चन में 50,000। और प्रीवियस ईयर का कितना होगा? वो तो पिछले साल तो केवल 3 लाख के ही शेयर्स थे, तो पिछले साल तो हमने 3 लाख पे ही दिया होगा ना, यानी कि 30,000। तो आप मुझे बताओ, प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर वाला पे किया जाए या प्रीवियस ईयर वाला पे किया जाए? बताओ, आप पढ़ चुके हो, कौन सा देते हैं बताओ? नहीं बताओगे? अरे कितनी बार तो बताया, प्रपोज डिविडेंड बेटा हमेशा प्रीवियस ईयर का दिया जाता है, प्रीवियस ईयर का। समझ गए? तो प्रीवियस ईयर का यानी कि 30,000 रुपीज पे किया जाएगा। ये ऑलवेज ऑलवेज प्रीवियस ईयर का होता है। ठीक है। अच्छा फिर चलो इस पॉइंट को तो काट देते हैं, बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन काफी। इस पॉइंट को काट देते हैं, आप भी काट दो 12% वाला, ये यहाँ से भी काट दो एडजस्टमेंट से। ठीक है, बहुत बड़ा हो रहा था क्वेश्चन। अब आ जाओ 9% डिवेंचर्स। पहले थे 3 लाख रुपए के, अभी है 5 लाख रुपए के। तो हमने कितने रुपीज के डिवेंचर्स इशू करे? 3 लाख से 5 लाख हो गए, तो हमने 2 लाख रुपीज के डिवेंचर्स इशू करे। और डिवेंचर इशू कब किए, देखो पता लगाओ, इशू किए एट द एंड ऑफ ईयर। तो मुझे एक बात बताओ, जो 2 लाख रुपए के डिवेंचर्स हमने इशू किए हैं साल के एंड में इशू किए हैं, साल के एंड में, तो अगर हम साल के एंड में डिवेंचर इशू कर रहे हैं तो क्या इनको 2 लाख रुपीज को इंटरेस्ट दे या ना दे? सोचो, आप खुद से सोचो। अगर आप बेटा साल के एंड में लोन ले रहे हो 2 लाख रुपीज का, है ना, वो कह रहे हैं ना एंड में इशू किए हैं, अगर आप साल के एंड में 2 लाख रुपए का लोन ले रहे हो, तो क्या इस 2 लाख रुपए पे इंटरेस्ट दोगे आप इस करंट ईयर का? बताओ, सोचो। अरे करंट ईयर के एंड एंड में इशू किए बेटा, एंड में, जब साल खत्म हो गया। या आप ऐसे सोचो कि आपका कोई प्रॉपर्टी है, आप साल के एंड में उसको किराए पे दो, तो क्या आपको करंट ईयर का रेंट देगा वो टेनांट? देगा? फिर ये लोन बेटा हमने 2 लाख रुपए का लोन साल के एंड में लिया है, और जब भी हम साल के एंड में लोन लेंगे ना, तो उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट करंट ईयर का नहीं देना। हाँ, जो डिवेंचर पहले से थे ना 3 लाख रुपए के, ये तो पहले से थे, पुराना लोन है हमारा, इसके ऊपर तो हम 9% इंटरेस्ट देंगे। तो ये हम देंगे 9% ऑफ 3 लाख रुपीज, जो पहले का था लोन। अरे कहाँ गया, इधर, डिवेंचर इंटरेस्ट पेड, वो 9% डिवेंचर इंटरेस्ट पेड, 3 लाख का 9%। बात समझ में आई? तो ये पॉइंट भी हो गया हमारा। अब आ जाओ 10% डिवेंचर। 4 लाख 6 लाख के थे पहले, अभी 4 लाख के रह गए, तो इसका मतलब हमने क्या किया, इनका पैसा वापस लौटाया है, रिडेम्पशन किया है, तो पैसे गए। तो हम लिख देंगे रिडेम्पशन ऑफ 10% डिवेंचर्स। कितने रिडीम कर दिए हमने? 6 लाख के थे, अभी 4 लाख के बचे हैं, मतलब 2 लाख रुपीज हमने वापस लौटा दिया। अच्छा, इनके ऊपर क्योंकि 10% डिवेंचर है तो इंटरेस्ट भी देंगे। 10% डिवेंचर इंटरेस्ट पेड। तो आप ये देखो कि डिवेंचर हमने रिडीम कब किए हैं, रिडीम किए हैं साल के एंड में। साल के एंड में रिडीम करने का मतलब क्या है? तो बेटा आप सोचो, आप ये सोचो कि आप बिजनेस कर रहे हो, रियल लाइफ की बात पूछते हैं।
साल के शुरू में आपके पास लोन था 6 लाख रुपीज, जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना है 10% पर एनम। ठीक है, 6 लाख का। साल के एंड में बचा है 4 लाख, मतलब 2 लाख रुपए अपने वापस कर दिए। कब किए वापस लेकिन? कब किए? शुरू में वापस किए थे साल के, साल के एंड में वापस किए? बताओ। लिखा है ना, साल के एंड में वापस किए हैं आपने पैसे, साल के एंड में रिडीम किए हैं। क्लियर? तो मुझे एक बात बताओ बेटा, जब 2 लाख रुपए साल के एंड में रिडीम किए हैं, क्या उनका इंटरेस्ट नहीं देंगे, मना कर देंगे? बताओ। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी किराए पे ली हुई है और साल के एंड में आप उस प्रॉपर्टी को छोड़ के जाते हो, साल के एंड में जाते हो, तो रेंट दोगे नहीं दोगे पूरे साल का? देंगे ना। तो 2 लाख जो रिडीम कर दिए उनका तो इंटरेस्ट देना ही देना है, और जो बचा हुआ 4 लाख का लोन है उस पर नहीं देंगे क्या? उसको मना कर देंगे कि हम आपका नहीं देते इंटरेस्ट? बेटा उस पर भी देंगे। तो पूरे 6 लाख रुपीज पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, पूरे 6 लाख रुपीज पे, यानी कि 60,000 रुपीज। बात समझ में आई? इनको प्लस माइनस कर लो, यहां आपका आ जाएगा आंसर, फाइनल आंसर। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये जो भी आंसर आएगा ये आपका आंसर होगा। ऋषिता बात समझ में आई है ये? ठीक है बेटा, आप इसे नोट कर लीजिए। और अब आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे, लेकिन उसके लिए आपको बहुत कमांड होना जरूरी है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के जो क्वेश्चंस हमने किए हैं, क्योंकि अभी हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट को पार्ट पार्ट में समझा है। ऑपरेटिंग अलग समझा, और इन्वेस्टिंग अलग समझा, फाइनेंसिंग अलग से समझा। नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, उसमें तीनों पार्ट हम एक साथ बनाने होंगे हमें कंप्लीट। और नेक्स्ट क्लास में आपका बेटा ये कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर खत्म हो जाएगा। और नेक्स्ट क्लास के लिए जरूरी है बेटा कि आप अपनी बुक के अप टू इलस्ट्रेशन नंबर 40 एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लो, तभी अगली क्लास में आपको ठीक से समझ में आएगा। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए।